आइए बच्चों, अब हम समास के बारे में पढ़ते हैं। जानते हैं समास किसे कहते हैं। चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पहला चित्र हमारे सामने है एक रसोई घर का। रसोई के लिए घर यानी रसोई घर। दूसरे चित्र में क्या है? श्वेत है अंबर जिसके, अर्थात श्वेतांबर यानी सरस्वती माँ। तो बच्चों यहाँ कुछ शब्दों के समूह दिए गए हैं तथा उनके साथ ही उनके संक्षिप्त रूप भी दिए गए हैं। इस संक्षिप्त करने की विधि को ही समास कहते हैं। आइए एक बार समास की परिभाषा को और अच्छे से समझ लें। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास द्वारा बनाए गए शब्दों को समस्त पद कहते हैं। समस्त पद का पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। समस्त पदों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अब जानते हैं समास के भेद। बच्चों, समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब एक एक करके हम इन्हें विस्तार से पढ़ते हैं। पहला समास है हमारा अव्ययीभाव समास। जिस समस्त पद का पहला पद अवयव हो तथा समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण यानी अवयव का कार्य करे उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे आमरण समस्त पद है, इसका विग्रह करके क्या होगा? मरण तक। प्रत्येक विग्रह किया एक एक। यथास्थान यानी यथास्थान के अनुसार। दिनों दिन विग्रह करके दिन दिन में। आजन्म विग्रह किया तो जन्म भर। भरपेट विग्रह करके क्या बनेगा? पेट भर कर। अर्थात इसमें अवयव का प्रयोग हुआ है। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन प्रत्येक दिन। आजीवन जीवन भर। यथा योग्य योग्यता के अनुसार। यथारीति रीति के अनुसार। हाथों हाथ हाथ के हाथ। दूसरा समास है हमारा तत्पुरुष समास। बच्चों, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र राजा का पुत्र। तत्पुरुष समास में विग्रह करते समय प्रथम पद के पीछे कारकों यानी कौन से कारक? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण के विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे समस्त पद का एक उदाहरण है हमारे सामने शरणागत। इसका विग्रह होके शरण में आया हुआ यानी कि इसमें विभक्तियां आ जाती हैं। राजपुरुष राजा का पुरुष, तो कौन सी विभक्ति आई इसमें? का। रेखांकित रेखा से अंकित से विभक्ति आई। वनवास वन में वास में विभक्ति से इसका विग्रह हुआ। रसोई घर रसोई के लिए घर विग्रह करने के लिए विभक्ति का प्रयोग हुआ। जलमग्न जल में मग्न में विभक्ति आ गई। देश निकाला देश से निकाला से विभक्ति से विग्रह किया गया। युद्ध भूमि युद्ध के लिए विभक्ति से विग्रह हुआ। अब तीसरा है हमारा समास कर्मधारय समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे विशेषण विशेष्य अधपका आधा है जो पका या आधा पका। महापुरुष महान है जो पुरुष या महान पुरुष। नीलकमल नीला है जो कमल या नीला कमल। उपमेय उपमान जैसे उदाहरण है इसके चंद्रमुख चंद्रमा रूपी मुख यानी चंद्रमा के समान मुख। चरण कमल कमल के समान चरण। विद्याधन विद्या रूपी धन। इस समास को तत्पुरुष समास का एक भेद माना जाता है। चौथा है हमारा द्विगु समास।
बच्चों, जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है, यानी कि संख्या का बोध होता है उसके अंदर, वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे चौराहा, चौर मतलब चार, चार राहों का समूह, उसे क्या कहते हैं? चौराहा। तो इसमें संख्या आ रही है तो द्विगु समास है। इस समास को भी तत्पुरुष समास का एक भेद माना गया है। कुछ विशेष बात है इसमें जिसे हम जान लेते हैं। इस समास का विग्रह करते समय समाहार या समूह शब्द का प्रयोग किया जाता है। विग्रह करते हुए समाहार या समूह शब्द का प्रयोग करेंगे। इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अठन्नी, 8 आनों का समाहार, 8 संख्या आई तो द्विगु समास। सतसई, 700 का समाहार। चवन्नी, 4 आनों का समाहार। त्रिवेणी, 3 वेड़ियों का समाहार। चौमासा, 4 मासों का समाहार। त्रिफला, 3 फलों का समाहार। त्रिलोकी, 3 लोकों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समाहार। पंजाब, 5 आबों यानी नदियों का समाहार। नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समाहार। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समाहार। आइए अब पढ़ते हैं अगला समास, द्वंद्व समास। बच्चों, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और तथा अथवा या एवं लगता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे राम कृष्ण, राम और कृष्ण, इसका विग्रह करने के लिए और अथवा या तथा एवं का प्रयोग होता है। जैसे माँ बाप, माँ और बाप। सीताराम, सीता और राम। अन्न वस्त्र, अन्न और वस्त्र। भाई बहन, भाई और बहन। जादू टोना, जादू और टोना। ऐसा वैसा, ऐसा और वैसा। लेना देना, लेना और देना। बहुत ही आसान है ये समास। छठा हमारा है बहुव्रीहि समास। जिस समास में समस्त पद का कोई भी पद प्रधान ना हो अपितु अन्य पद प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानंद, 10 आनंद वाला अर्थात रावण अर्थात किसी और की ओर संकेत किया जाए तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला अर्थात विष्णु। बारहसिंगा, 12 सिंगों वाला अर्थात पशु विशेष। सत्यप्रिय, सत्य विशेष, सत्यप्रिय है जिसे अर्थात विशेष व्यक्ति। प्राप्तानंद, प्राप्त हो गया है आनंद जिसको। पंचानन, 5 आनंद वाला अर्थात शिव, बड़बोला, बहुत बोलने वाला। गिरिधारी, गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। चणपाणी, चक्र है पाणी यानी पानी अर्थात हाथ में, जिसके अर्थात विष्णु। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके या पीले वस्त्रों वाला अर्थात विष्णु भगवान। चलिए अब कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर को जान लेते हैं। बच्चों, कर्मधारय समास में विशेषण, विशेष्य या उपमेय उपमान का मेल होता है। बहुव्रीहि समास में भी विशेषण, विशेष्य का मेल होता है, परंतु वह अन्य पद का विशेषण बन जाता है। विग्रह करते समय वाला, वाली, जो, जिसका, जिसके आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे समस्त पद है पीतांबर, इसका विग्रह है पीत अंबर। पीतांबर, पीले वस्त्रों वाला है जो। कर्मधारय समाज और बहुव्रीहि समाज बन गया ये। अब जानते हैं द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, तो पता ही हमें। और विग्रह करते समय समूह या समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। और बहुव्रीहि समास में कभी कभी पहला पद संख्यावाची होता है, परंतु इसका समस्त पद किसी अन्य पद की विशेषता प्रकट करता है। बहुव्रीहि समास में विग्रह करते समय वाला, वाली, जो, जिसका, जिसके आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समय, यह है द्विगु समास।
दशानन 10 मुखों वाला अर्थात रावण बहुव्रीहि समास। चलिए इस पाठ को एक बार दोहरा लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब समस्त पद बनाया जाता है तो उसे समास कहते हैं। समस्त पद के दोनों पदों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। शब्द निर्माण प्रक्रिया में समास का विशेष महत्व है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। अब आप इसका अभ्यास करें, स्वयं कीजिए।